कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया और कई सड़कों का लोकार्पण भी किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद कौशाम्बी जा पहुंचे। डिप्टी सीएम का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह तोरण और द्वार लगा करके माला और फूल से स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने सर्वप्रथम सैयद सरावा पहुंचकर रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया एवं चायल क्षेत्र में बनाई गई सड़कों का लोकार्पण किया। इस दौरान डिप्टी सीएमओ ने सपा मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने 2014 से 2017 और 2019 में भी जीत के दावे किए थे, लेकिन उनके दावे हवाई शामिल हुए और वे फुर्र हो गए और उनके परिवार में ही दो फाड़ हो गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे देश के युवा समझदार हैं, वह किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, वह तुष्टीकरण का रास्ता अपनाते हैं, गुंडागर्दी का रास्ता अपनाते हैं और हम विकास की बात करते हैं और गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाते हैं, किसानों के उत्थान की बात करते हैं। हम सैयद सरावा से निकलकर डिप्टी सीएम कौशाम्बी के लिए रवाना हो गए, जहां कौशाम्बी और चित्रकूट को जोड़ने वाले मार्ग पर बनने वाले यमुना पुल का उन्होंने शिलान्यास भी किया एवं क्षेत्र में बनाई गई सड़कों का लोकार्पण भी किया। इसके बाद डिप्टी सीएम सुजातपुर रेलवे क्रॉसिंग और उसके ऊपर बन रहे ओवरब्रिज को और अतसराय में रेलवे ओवरब्रिज का भी शिलान्यास किया। मेरा हर कार्यक्रम लोक निर्माण विभाग का 44 परियोजनाओं का, जिसमें 23.25 करोड़ रुपए में माननीय मुख्यमंत्री महोदय सामने दो भैया, सामने से भारत माता की जय श्री राम। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की हमारे जिले की अध्यक्ष श्रीमती अनीता त्रिपाठी जी, चाहे के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संजय गुप्ता जी, डिमांड इतनी है कि आप तो समझ सकते हो, इतना दिया जा रहा है तब भी संजय जी कह रहे हैं और देना। जिले की प्रथम नागरिक के रूप में यहाँ उपस्थित श्रीमती कल्पना सोनकर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर जी आना चाहते थे, मुझे फोन किए क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और वहाँ बहुत लगातार प्रतिरोध किया जा रहा है तो वो आ नहीं पाए, तो उसका भी मैं उनका इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि आप सबके संज्ञान में भी लाल बहादुर जी हमारे मंझनपुर के विधायक आप सबके बीच से उतर के गए हैं, उनके क्षेत्र में भी कार्यक्रम है। हमारी बहन पुष्पा पीछे कौशाम्बी का अधिकार है। पिछले 70 सालों से कौशाम्बी के लोगों का वोट लिया गया और धोखा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, प्रदेश में बनी है, जब से यहाँ से भाजपा के सांसद और विधायक बने हैं, तब से मैं समझता हूँ कि जो 70 साल में नहीं हुआ है वो 7 साल के अंदर केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से हम लोगों ने किया है। अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन के साथ आगामी विधानसभा में 350 सीट। देखिए, मैं अखिलेश जी के दावे पर, क्योंकि वो दावा 2014 में भी किए थे, 2017 में भी किए थे और 2019 में भी किए थे, लेकिन उनके दावे फेल हुए। लेकिन मैं जो दावा कर रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी फिर से 300 से अधिक सीटें जीतेगी। चाहे सारे विरोधी एक पक्ष में हो जाएंगे तब भी 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और आप जैसे तमाम पत्रकार मित्र जो पूछते हैं बंटवारे में क्या है, तो मैं ये अंदर की बात है, यदुवंशी और रविदास वंशी सब हमारे साथ हैं। हमारे सांसद में शक्ति रह करके हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री और मेरे
हमारी श्रीमती अनीता त्रिपाठी जी कभी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के जो लगातार आपके बीच में सेवा की, बस सेवा को मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा। अभी तमाम जो हमारे विरोधी हैं राजनीतिक दृष्टि से पूरे देश में हंगामा मचा करके रखा हुआ। क्यों हंगामा मच रहा है? यहाँ बड़ी संख्या में गरीब परिवारों से लोग भी आए। हम गरीबों के लिए काम करते हैं, इसलिए आपको नाराजगी होती है। हम तुम्हें भ्रष्टाचार नहीं करने देते, कमीशन नहीं लेने देते, इसलिए आपको परेशानी होती है। आप परेशान रहो, यहां प्रदेश की जनता चाहती है, क्योंकि अब भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। पहले भी सबसे बड़ी कितना पैसा आया है अगर हिसाब दिखा दूंगा तो पहले के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ऐसे ठेकेदार हैं, अधिकारी हैं, उन सबको जेल भेजना पड़ जाएगा। आप भी बन रही है, सड़कें बन रही है, सेतु बन रहे हैं, बिजली की उपलब्धता हो रही है, कुछ कमियां होंगी। हम ये नहीं कह रहे कि सारा कुछ हमने ठीक कर दिया। जो कमियां हो गई रह गई होंगी उनको भी ठीक करके दम लेंगे, उनको भी हम समस्या को बना नहीं रहने देंगे। अभी कई चीजें विधायक जी ने एक विधानसभा की गिनाई है, पूरे जिले की गिनाए तो क्या होगा, पूरे मंडल की गिनाए तो क्या होगा, पूरे प्रदेश की गिनाए तब क्या होगा। आप कल्पना करिए विकास की गंगा किस प्रकार से जनपद के अंदर बह रही है और विरोधी अंदर अब उनके पास विरोध करने के लिए कुछ है नहीं। गरीब आदमी को कोरोना का इतना भारी संक्रमण और इस संक्रमण काल में भी कोई भूखा न रहे। एक गरीब माँ बाप का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उन्होंने भारत सरकार के खजाने को खोलने का काम किया। बताइए 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन हर महीने में 2 बार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? ये काम पहले भी सरकारें कर सकती थी, लेकिन पहले की सरकारों का एक लक्ष्य होता था कि अगर हम 100 रुपया गरीब के लिए भेजने की योजना बनाएंगे तो उसमें 85 रुपया उनकी पार्टी के दलाल खा जाएंगे, कमीशन खोर खा जाएंगे। लेकिन जब हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, गरीबों की सरकार है, पिछड़ों अनुसूचित जातियों की सरकार है, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पसीने की सरकार है, जवानों की सरकार है, किसानों की सरकार है, तो दिल्ली से अगर 2000 रुपया किसी किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भेजा जाता है तो पूरा 2000 रुपया आपके खाते में आता है। तो उसमें 85 रुपया उनकी पार्टी के दलाल खा जाएंगे, कमीशन खोर खा जाएंगे। लेकिन जब हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, गरीबों की सरकार है, पिछड़ों अनुसूचित जातियों की सरकार है, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पसीने की सरकार है, जवानों की सरकार है, किसानों की सरकार है, तो दिल्ली से अगर 2000 रुपया किसी किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भेजा जाता है तो पूरा 2000 रुपया आपके खाते में आता है। विरोधी सरकारें होती तो साल में जो किसानों को 6000 मिलता है और अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ वाली प्रधानमंत्री जी सीधे दिल्ली से भेज चुके हैं आपके खाते में पूरे देश के अंदर। अब 1.5 लाख करोड़ में आप समझिए कि आपको 15% अगर मिलता तब कितना होता? जिनका 85 लाख लाखों करोड़ रुपया जिन दलालों का मोदी जी ने छीन लिया, आपको लगता है हमारा छीन लिया, क्योंकि अगर 6000 रुपया में से 85% उनको मिलने वाला था और नहीं मिला तो खुश होंगे को नाराज होंगे मोदी जी से? बताइए। वही सब नाराज है। आज गरीब आदमी के कोई बीमार हो जाए, अभी कल ही हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया है जब प्रधानमंत्री जी के माध्यम से तो आयुष्मान भारत योजना, कोई गरीब आदमी बीमार हुआ तो 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा जब भारत की सरकार के मुखिया ने उपलब्ध कराने का काम। जो प्रदेश के अंदर कोई छूट गए थे, कल ही कैबिनेट ने निर्णय लिया है, वहां लगभग 40 लाख लोग हैं, उनको भी शामिल करने का निर्णय लिया है। अरे कोई बीमारी से मर जाए उसके पास पैसा नहीं है। अरे गरीबों की सरकार और गरीब की सरकार किसी को बीमार होने के कारण पैसा नहीं है इसलिए मरने नहीं देगी, उनका इलाज कराने का बंदोबस्त। आप बताइए, मैं तो गांव में रहने वाला, कौशाम्बी का रहने वाला, यहाँ बहुत सारे गरीब परिवार के लोग भी हैं, हमारे संपन्न परिवार भी हमारी पार्टी के बहुत सारे हिस्से, लेकिन जिन गरीब परिवारों के पक्के मकान बन गए, जिन घरों में शौचालय बन गए, जिन घरों में गैस का कनेक्शन हो गया, जिन घरों में गांव में तो वर्षों वर्ष उजाला था लेकिन गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन हमारी सरकार ने पहुंचाया कि सबके घर में बिजली। यह काम करने की कदर
जनता को गुमराह करोगे और गुमराह करके झूठ बोल करके झूठ बात कई बार झूठ बोलेंगे और वह कई बार बोलेंगे। अगर उनके झूठ को आप कौशाम्बी तो हमारा सबसे बड़ा एक तरह से पर्यटन का केंद्र है, वहां तक जोड़ने वाली 4 लेन की सड़क 800 करोड़ रुपए की, उसका भी कल कैबिनेट के अंदर उसकी मंजूरी हो गई। मैं आप सबको इसलिए बात बताना चाह रहा हूं, विकास देखिए राजनीति करते हैं हम लोग, जिस पार्टी की राजनीति अभी तक आपने या कहिए कौशाम्बी जनपद में कभी सपा की झोली भरी थी, कभी बसपा की झोली भरी, लेकिन सपा बसपा की झोली भरने के बाद वोट देने के बाद बदले में क्या मिलता है और क्या मिला है यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भूल मत जाइएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार आपने बनाया और प्रदेश में आपने तीनों सीटें दे करके 325 विधायक जिता करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया। यह 7 साल और 4 साल लगभग हमारा 52 महीने हुआ है। इन 52 महीनों में प्रदेश की सरकार के माध्यम से कौशाम्बी में क्या हुआ है उसको आप अपने से अध्ययन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने बड़े अंतर से भाजपा के विधायकों को आपने 2017 में जिता करके भेजने का काम किया है, उससे दुगना वोट दे करके फिर से जिता करके भेजने का काम करेंगे, मुझे विश्वास है। हम वोट नहीं देते, वोट के रूप में कर्ज लेते हैं और विकास के माध्यम से, सुशासन के माध्यम से ब्याज के साथ उसे चुकता करने का काम करते हैं। पहले किस प्रकार की गुंडागर्दी होती थी मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? आज कोई भी गुंडा और अपराधी हो वो डरता है कि हम जनता डरती है, बताइए। पहले गुंडों से पुलिस और प्रशासन के लोग भी डरते थे, आम जनता को तो डरना पड़ता था क्योंकि गुंडे और अपराधी को चाहते तो वही पुलिस और प्रशासन को करना पड़ता। लेकिन आज मैं दावे से कह रहा हूं, बड़े बड़े गुंडे या तो कौशाम्बी प्रयाग और यूपी छोड़ करके भाग गए हैं या तो उनको जहां जाना चाहिए जेल में ठूस देने का काम करते हैं। मेरे भाई बहनों, आज यहां